नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाही नोट्स पे। आज मैं आपको भूटानतिक या शौकापुरा प्रजाति के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन्हें अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको कोल, किरात और खसपुरा प्रजाति के बारे में पढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। भूटानतिक या शौकापुरा प्रजाति। भूटानतिक या शौकापुरा प्रजाति की बात करें तो दोस्तों, पुरा ग्रंथों एवं अभिलेखों में इन्हें शौका नाम से जाना जाता है। और भोटिया जो शब्द है दोस्तों, यह संभवतः ब्रिटिशकालीन लेखकों की देन है। जो भोटिया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, यह भोट शब्द से हो रखी है। ठीक है, भोट का अर्थ तिब्बत होता है, वहीं भोटिया शब्द का अर्थ तिब्बती होता है। ठीक है, तो याद रखना। और इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो दोस्तों, शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है, क्योंकि जो इनकी शारीरिक बनावट होती है, रूपरेखा होती है, वो सेम टू सेम किरात जो होते हैं उन्हीं की जैसी होती है। ठीक है, इसलिए जो भोटिया लोग होते हैं इन्हें ये स्वयं को किरातों का वंशज भी मानते हैं। ठीक है, इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो दोस्तों, इनका जो मुँह होता है वह दाढ़ी मूछें विहीन होता है। इनकी नाक चपटी होती है और इनका जो शरीर होता है वह हृष्ट पुष्ट होता है और यह नाटे कद के होते हैं, मतलब छोटे कद के होते हैं। ठीक है, और इनका जो रंग होता है वह गेहुआ रंग का होता है। ठीक है, और दोस्तों इन्हें व्यापारिक प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ये भोटिया लोग होते थे यह तिब्बत से व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें व्यापारिक प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। और इनके कुल वर्गों की बात करें तो दोस्तों, इन्हें कुल 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो भूटानतिक या शौकापुरा प्रजाति है इसे कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो आपका आंसर 6 होगा। ठीक है, 6 याद रखना। तो उस 6 वर्गों की बात करें तो दोस्तों वो यहाँ पे दिए गए हैं। वो हैं शौका, जोहारी, दारमिया, तोलछा, मरछा और जाड़। जो शौका लोग होते हैं दोस्तों, यह काली नदी घाटी में पाए जाते हैं। और जो ये जोहारी लोग होते हैं दोस्तों, यह गोरी नदी गंगा घाटी में पाए जाते हैं। और जो दारमिया लोग होते हैं दोस्तों, यह दारमिया घाटी में पाए जाते हैं। जो तोलछा लोग होते हैं दोस्तों, यह पश्चिमी धौलीगंगा घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये मारछा लोग होते हैं यह विष्णुगंगा घाटी में पाए जाते हैं। और जो ये जाड़ लोग होते हैं दोस्तों, जो ये छठी अंतिम वर्ग होता है जाड़, यह भागीरथी नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, जो ये पहले के 3 है दोस्तों, शौका, जोहारी, दारमिया, यह आपको पिथौरागढ़ जनपद में मिलेंगी। और जो ये 2 हैं, तोलछा और मारछा, यह आपको चमोली जनपद में मिलेंगे। जो ये छठा वर्ग है दोस्तों जाड़, यह आपको उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो यह एक भ्रमणकारी प्रजाति है, क्योंकि जो भूटानतिक लोग होते हैं ये व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें भ्रमणकारी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और जो ये भोटिया लोग होते हैं दोस्तों, यह ऋतु परिवर्तन के साथ साथ निवास स्थान में भी परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भोटिया लोग होते हैं दोस्तों, यह महाहिमालय की एक प्रजाति है ना। अगर महाहिमालय में है तो वहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनमें 2 निवास स्थान फेमस होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन निवास और एक शीतकालीन निवास। अगर बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो ये अपने ग्रीष्मकालीन निवास में चले जाते हैं, जिन्हें मैत कहते हैं। अगर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है तो ये अपने शीतकालीन निवास में आ जाते हैं, जो नीचे घाटियों में होते हैं, जिन्हें गुंडा या मुनसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ से फर्स्ट बार में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो भोटिया लोग होते हैं उनके ग्रीष्मकालीन निवास को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मैत कहते हैं। तो आप याद रखना, ग्रीष्मकालीन निवास मैत और शीतकालीन निवास मुंडा या मुनसा या गुंडा। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है, ये अपनी ग्रीष्म तथा शीतकालीन यात्राएं सामूहिक रूप से करते हैं। ठीक है, और इनके समूह को कूच कहा जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति में कूच का संबंध किससे है, तो कूच का मतलब होता है समूह। ठीक है, सामूहिक रूप होता है। ठीक है, जो ये यात्राएं करते हैं ग्रीष्म और शीतकालीन यात्राएं, ये समूह में करते हैं, उस समूह को कूच कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो इनके व्यवसाय की दोस्तों। जो 1962 था, 1962 से पहले जो इनका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वह व्यापार और पशुपालन था। ठीक है, जो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो इनका व्यापार होता है वो तो ठप हो जाता है, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वह पशुपालन हो जाता है। ठीक है, याद रखना, 1962 से पहले जो भोटिया लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार और पशुपालन था। ठीक है, और 1962 में युद्ध के बाद जो इनका जो व्यापार होता है दोस्तों, वो तिब्बत के साथ बंद हो जाता है, क्योंकि तिब्बत को 1950 में चीन कब्जा लेता है। ठीक है, और 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हो जाता है, तो इनका जो व्यापार होता है तिब्बत के साथ वो बंद हो जाता है 1962 के बाद। ठीक है, तो 1962 के बाद इनका जो प्रमुख व्यवसाय हो जाता है वो पशुपालन बचता है। ठीक है,
और अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जो ये भोटांतिक है ये स्वयं को हिंदू मानते हैं, ठीक है। जबकि इनका एक वर्ग है जाड़, वो बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है। और जो बाकी के और वर्ग हैं ये स्वयं को हिंदू मानते हैं, ठीक है। और इनकी प्रमुख उपजातियों की बात करें तो वो है दोस्तों कुटियाल, गरबियाल, गुंजियाल, पांगती, मरतोलिया और टोलिया। और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे मैंने कम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इनकी जो उपजातियाँ हैं दोस्तों, भोटांती का जो सोका प्रजाति है, इनकी जो उपजातियाँ हैं दोस्तों, यह राठ या सगोत्र में विभक्त रहती है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि जो भोटांतिक या शोकापुरा प्रजाति है उनकी जो उपजातियाँ हैं वो किस में विभक्त रहती है, तो याद रखना राठ या सगोत्र में, ठीक है। जो राठ शब्द है दोस्तों यह बिरादरी का सूचक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भोटिया और शोकापुरा प्रजाति में राठ शब्द है ये किसका सूचक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना जो राठ होता है यह बिरादरी का सूचक होता है। आपको पता होगा कि हम अक्सर जो पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, तो राठ शब्द का यूज़ करते हैं कि ये राठ वो राठ करते हैं ना, जैसे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो राठ शब्द होता है ये बिरादरी का सूचक होता है। और कुछ किताबों में मैंने इसे देखा कि जो ये राठ शब्द का संबंध है यह पशु या वनस्पति से जोड़ा गया है, ठीक है। दोनों याद रख लेना, बिरादरी का सूचक भी है और पशु या वनस्पति से भी संबंधित है, ठीक है। जो भोटिया लोग होते हैं दोस्तों ये टोटम के रूप में जो होता है, टोटम के रूप में पशु या वनस्पति की पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटम के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। क्या वहाँ पूजनीय माने जाते हैं? पशु तथा वनस्पति। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भोटांतिक या शोकापुरा प्रजाति टोटम के रूप में किन चीज़ों की पूजा करते हैं, तो याद रखना पशु तथा वनस्पति की पूजा करते हैं, ठीक है। और भोटांतिक समाज की बात करें तो दोस्तों ये जो भोटांतिक समाज होता है यह पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। मतलब संयुक्त परिवार की प्रथा होती है इनमें, मतलब ये विखंडित परिवार नहीं रहते हैं, मतलब सब साथ में रहते हैं, ठीक है। और पितृसत्तात्मक रहता है, इसका मतलब होता है दोस्तों जो परिवार का मुखिया होगा, प्रमुख होगा, वो कौन होगा? पुरुष होगा, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक समाज है और संयुक्त परिवार है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों भोटांतिक या जो शोकापुरा प्रजाति है इनका समाज किस प्रकार का है, पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना पितृसत्तात्मक है, परिवार का जो मुखिया होता है वह पुरुष होता है, ठीक है। और इनकी खान पान की बात करें तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खान पान, भोटियों का खान पान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है खान पान से। दोस्तों भोटियों के खान पान की बात करें तो दोस्तों यह सुखाए गए मांस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपके कोई मित्र होंगे भोटिया लोग तो आपको अक्सर देखा होगा कि ये सुखाए गए मांस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये मांस को सुखा लेंगे और जब कभी इनको मांस खाने का मूड करेगा तो उस सुखाए हुए मांस को बना लेते हैं, ठीक है, खाने के लिए। और इनमें एक सत्तू प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भोटिया जो जनजाति है उसमें जो सत्तू का संबंध किससे है, तो यह एक खाद्य पदार्थ होता है जो कि जौ और घी का मिश्रण होता है, ठीक है। और इनमें एक जिया नामक पेय पदार्थ भी होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही फेमस पेय पदार्थ है जिया, जो कि चाय पत्ती, नमक, दूध, मक्खन और घी के मिश्रण को फेंट कर बनता है, ठीक है। इसे बना के जो भोटिया लोग होते हैं बड़ी चाव से खाते हैं, ठीक है। जिया नामक पेय पदार्थ किन में प्रचलित है? भोटांतिक या शोकापुरा प्रजाति में, ठीक है, जो कि चाय पत्ती, नमक, दूध, मक्खन के मिश्रण को फेंट कर बनता है, ठीक है। जो ये भोटिया लोग होते हैं तो जो भोटिया लोग होते हैं दोस्तों यह मदिरा को चैकती या द्वेक कहते हैं। पूछा जा सकता है कि भोटिया लोग मदिरा को क्या कहते हैं, ठीक है, मदिरा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना चैकती तथा द्वेक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनमें एक जान पेय पदार्थ भी होता है दोस्तों जिसे चावल से निर्मित करते हैं, तो इन्हें आप याद रखना। और इनमें कुछ संस्कार भी प्रचलित है दोस्तों, उनकी बात करें तो प्रचलित संस्कार, तो इनमें दो प्रचलित संस्कार है, एक है भूमो, एक है पस्पा वोसो, ठीक है। जो भूमो संस्कार है दोस्तों ये नामकरण जैसा होता है और जो पस्पा वोसो संस्कार है वो चूड़ाकर्म होता है, ठीक है। जो ये भोटिया लोग होते हैं ये नामकरण को भूमो संस्कार कहते हैं, ठीक है। और चूड़ाकर्म होता है दोस्तों इसे पस्पा वोसो कहते हैं। चूड़ाकर्म का मतलब उपनयन संस्कार, मतलब जनेऊ संस्कार, ठीक है, उसे ये है पस्पा वोसो कहते हैं, ठीक है। और जो भोटिया लोगों की प्रमुख प्रथा की बात करें तो दोस्तों इसमें युवा ग्रह प्रथा होती है और रणबर प्रथा होती है। युवा ग्रह की बात करें तो दोस्तों जो ये भोटिया लोग होते हैं ये युवा ग्रहों को बनाते हैं, एक घर टाइप का बनाते हैं, उसमें रात को ये भोटिया लोग जाते हैं, इनकी युवक युवतियाँ जाती है, वहाँ संगीत नाच खेल होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर किसी को वहाँ कोई पसंद आ जाए तो उसे वो अपना जीवन साथी
चुन लेते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर शादी कर लेते हैं। तो ये युवा ग्रह प्रथा भोटिया लोगों में प्रचलित है। और एक रणबड़ प्रथा होती है, ये भी भोटिया लोगों में प्रचलित है, ठीक है। ये युवा ग्रहों को रणबड़ नियम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो युवा ग्रह होते हैं इनमें कुछ रणबड़ नियम होते हैं, वो भी एक प्रथा ही होती है, ठीक है, वो भी भोटियों में है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो युवा ग्रह प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है या रणबड़ प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है, तो याद रखना भोटिया प्रजाति की प्रथाएं हैं ये, ठीक है, युवा ग्रह और रणबड़ प्रथा, ये याद रखना। और अगले पॉइंट की बात करें तो धार्मिक जीवन, इनकी तो धार्मिक क्रियाकलापें हैं दोस्तों, यह हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है इनमें। हालांकि इनका एक वर्ग है जाड़ जो कि बौद्ध धर्म को मानता है, और बाकी के जितने भी भोटिया लोग होते हैं वह हिंदू धर्म को मानते हैं। और ये शिव के अनन्य पूजक होते हैं, मतलब शिव के पूजक होते हैं, ठीक है, शिव को मानते हैं ये। और इनमें कुछ प्रमुख देवता भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि घुरमा जो कि वर्षा का देवता होता है, खबला जो कि संपत्ति और व्यापार का देवता होता है, एक भूमि देवता। घुरमा मतलब जो दोस्तों इनमें मान्यता है कि अगर इनके वहाँ वर्षा नहीं होती है तो यह घुरमा देवता की पूजा करते हैं तो वर्षा हो जाती है, ठीक है। और घबला जो देवता होता है दोस्तों यह इनके मतलब संपत्ति और व्यापार का देवता होता है, मतलब इसकी पूजा करने से इनका व्यापार अच्छा खासा होता है और इन्हें संपत्ति अर्जित होती है, ठीक है, ये इनकी मान्यता है, ठीक हो गया। तो दोस्तों और अंतिम पॉइंट आज का है कि भूटांतिक व्यापार, ठीक है। भूटांतिक व्यापार की बात करें तो दोस्तों ये भूटांतिक व्यापार ये तिब्बत के साथ करते थे, ठीक है। जीवन यापन हेतु प्राथमिकता दी जाती थी व्यापार और पशुपालन को। जो ये भोटिया लोग होते थे दोस्तों यह अपनी जो जीवन यापन के लिए व्यापार और पशुपालन पर निर्भर रहते थे। हालांकि 1962 के बाद व्यापार बंद हो जाता है और ये पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये व्यापार और पशुपालन पर निर्भर रहते थे, ठीक है। और तिब्बतियों से व्यापार की जो प्रणाली होती थी दोस्तों, जो ये भोटिया लोग होते हैं ये तिब्बतियों से व्यापार करते थे, तो यह उस जो व्यापार होता था उसे विनिमय प्रणाली के थ्रू करते थे, ठीक है। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों वस्तु के बदले में वस्तु देना, ठीक है। मतलब उसमें पैसा वैसा का रोल नहीं होता था, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। जैसे कि भोटिया लोग होंगे वह तिब्बत में जाएंगे, अगर वो वहाँ गेहूँ अनाज देते हैं तो उसके बदले में कुछ ले लेंगे, जैसे स्वर्ण ले लेंगे, नमक ले लेंगे, सोडा ले लेंगे, ठीक है। तो उसे यहाँ आएंगे भारत में, वहाँ बेचेंगे उसे, तो ऐसे व्यापार करते थे, विनिमय प्रणाली के थ्रू व्यापार करते थे, ठीक है, याद रखना विनिमय प्रणाली के थ्रू ये व्यापार करते थे। और जो ये भोटिया लोग होते थे दोस्तों ये आयात करते थे, मतलब भारत में लाते थे स्वर्ण, नमक, सोडा, चावल, टट्टू और बहुरत्न लाते थे, ठीक है, आदि चीज़ें लाते थे। और जो निर्यात करते थे भोटिया लोग वह करते थे अनाज का, जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, और जैसे कि कुछ धातु भी होते थे उसमें लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, चीनी, तंबाकू आदि का निर्यात करते थे और बदले में स्वर्ण, नमक, सोडा, चावल, टट्टू आदि चीज़ें लाते थे, ठीक है, ये याद रखना। और व्यापार हेतु जो एक समझौता होता है दोस्तों, भूटांतिक व्यापार हेतु एक समझौता होता है 1914 में, वो यह समझौता होता है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। किनके बीच में होता है दोस्तों? ब्रिटेन, तिब्बत और चीन के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे 1914 के टाइम पे क्या होता है, भारत पे ब्रिटिश का राज होता है ना, तो ब्रिटेन, तिब्बत और चीन के बीच में एक समझौता होता है व्यापार को लेके 1914 में, इसे भी याद रखना, ठीक है। और जो व्यापार के लिए जो प्रमुख दर्रा होता था दोस्तों वह लिपुलेख दर्रा प्रयोग में लाया जाता था। हालांकि दर्रे तो बहुत थे, जैसे माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, ठीक है, इन सब दर्रों से व्यापार होता था, पर जो प्रमुख दर्रा होता था व्यापार के लिए जो सबसे सुलभ था वो था लिपुलेख दर्रा, ठीक है, जो कि अभी भी मानसरोवर यात्रा के लिए प्रमुख दर्रा ये भी यही है ना, लिपुलेख दर्रा, यह पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना। और अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों तिब्बत में भारतीय व्यापारियों से लिए जाने वाले कर, जो तिब्बत में भारतीय व्यापारियों से कुछ कर लिए जाते थे, ठीक है दोस्तों, उन करों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, इन्हें याद रख लें। उन करों का नाम जैसे लाथल, चूथल, छोड़थल, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भोटिया जो जनजाति है या प्रजाति है उसमें जो लाथल, चूथल या छोड़थल ये क्या है, तो याद रखना टैक्स है ये दोस्तों, ठीक है, जो भारतीय व्यापारियों से लिए जाते थे तिब्बत में, ये भी याद रखना। और अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जो व्यापार हेतु होता था, जो तो व्यापार हेतु सुलझी और मुलझी संस्कार भी संपन्न किया जाता था, ठीक है। जो भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे दोस्तों उनमें एक संस्कार भी संपन्न किया जाता था जिसे सुलझी या मुलझी कहा जाता था, ठीक है। इसमें ऐसा होता था कि दोस्तों एक प्याला लिया जाता था, उसमें मदिरा डालेंगे, उसकी एक घूंट भोटिया लोग पिएगा, भारतीय व्यापारी पिएगा, और एक घूंट तिब्बती पिएगा, ठीक है। और साथ में एक पत्थर लेते थे दोस्तों, पत्थर, इसमें इस पत्थर के 2 टुकड़े कर लेते थे, इसमें यहाँ पे व्यापारी का नाम और उसके हस्ताक्षर लिखा जाता था और इसे
एक सफ़ेद कपड़े से बांध कर इन दो टुकड़ों को एक दूसरे को दे दिया जाता था। ठीक है, यह सुलझी मुलझी संस्कार के अंदर होता था। ठीक है, ये भी याद रखना, सुलझी मुलझी क्या है भोटियों में, यह एक संस्कार होता था, व्यापारिक संस्कार। ठीक है, और प्रमुख व्यापारिक मेलों की बात करें तो दोस्तों 3 प्रमुख व्यापारिक मेले होते हैं कुमाऊं में। एक बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, एक पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला, एक थल का मेला। ठीक है, यह भी पिथौरागढ़ में ही होता है। तो इन्हें याद रखना। जो भोटिया लोग होते थे दोस्तों, वो ग्रीष्मकाल में अपने ग्रीष्मकालीन निवासों में जाते थे, मैथ में, महा हिमालय के ऊपरी भाग में। ठीक है, वहाँ बर्फ़ पिघलती थी तो ये तिब्बत को चले जाते थे, वहाँ से सामान लेके आते थे। ठीक है, और जैसे ही शीतकाल आते आते इन्हें शीतकाल हो जाता था, मतलब बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती ना, आते आते शीतकाल का मौसम आ जाता था, तो इस शीतकाल में नीचे घाटियों में आ जाते थे। ठीक है, उन घाटियों में यहाँ पे मेले होते थे, व्यापारिक मेले, जैसे उत्तरायणी मेला, जौलजीबी मेला। तो इसमें जो तिब्बत से सामान लेके आते थे उसे यहाँ बेचते थे। ठीक है, और उसके बदले में इन्हें पैसा मिलता था, कुछ पैसा ये रख लेते थे और कुछ पैसे का ये दोबारा अनाज वनाज लेंगे, तो फिर ये ग्रीष्मकाल में तिब्बत को जाएंगे, वहाँ उसे दे के आएंगे। ठीक है, ऐसे इनका व्यापार चलते रहता था। ठीक है, जो बागेश्वर है दोस्तों, यह गोमती और सरयू नदी के तट पर है। यहाँ पे उत्तरायणी का मेला होता है जनवरी में। ठीक है, जनवरी के महीने में 13-14 जनवरी को। ठीक है, और ये सबसे पुराना व्यापारिक मेला है कुमाऊं का। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है, तो याद रखना बागेश्वर का उत्तरायणी मेला। ठीक है, और जो ये जौलजीबी मेला है, यह गोरी और काली नदी के संगम पर लगता है दोस्तों, पिथौरागढ़ में। इसकी शुरुआत 1914 से होती है, नवंबर महीने में लगता है। ठीक है, 1914 से इसकी शुरुआत होती है जौलजीबी मेले की। किसने की थी? गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। ठीक है, गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी, ये याद रखना। जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 से। और जो अंतिम मेला था, तीसरा मेला है दोस्तों, वो थल मेला है। ठीक है, यह भी पिथौरागढ़ में ही लगता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब जो थल मेला है दोस्तों, यह जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसी की याद में लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी की याद में 13 अप्रैल 1939 से थल मेला की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आज का यहीं पे जो पॉइंट होता है वो समाप्त होता है दोस्तों, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी समापन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इसमें कुछ और इम्प्रूव किया जाए तो वो भी बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बाकी अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।